स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट जीन सीक्वेंसिंग। इससे पहले हम लोगों ने पीसीआर को और उसके ऑपरेशनल मेथड को बड़ी डिटेल से देखा। फिर उसके बाद हमने पीसीआर के यूजेस को देखा, जिसमें हमने मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में पीसीआर का इस्तेमाल सीखा और समझा। आज हमने एक बहुत बड़ा बायोटेक्नोलॉजिकल इवेंट डिस्कस करना है, दैट इज जीन सीक्वेंसिंग। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी डीएनए के अंदर जो कोई जीन है या कोई टुकड़ा है डीएनए का, उसका सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड मालूम करना। मतलब कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं और उनकी तरतीब क्या है। अब ये मेथड 1970 में डेवलप हुआ है, जिसके अंदर सीक्वेंसिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ डीएनए पॉसिबल हो गया। और ये एक बहुत बड़ा इवेंट है, क्योंकि किसी भी स्पीशी का पूरा जीनोम जो है वो सीक्वेंस कर लिया जा सकता है। और जब हमें किसी स्पीशी के जीनोम सीक्वेंस का पता हो, हमें उसके जेनेटिक डिसऑर्डर को तलाश करना बड़ा आसान हो जाता है। हमें ये पता चल जाता है कि कौन सा जीन और कौन सा न्यूक्लियोटाइड जो है वो डिसऑर्डर्ड फॉर्म में है। सो डियर स्टूडेंट्स, वैसे तो ये बहुत बड़ा एक कम्प्लेक्स मेथड है। आपके लेवल पे वो सारा मेथड डिस्कस नहीं किया जा सकता। मैं इंशाल्लाह किसी और लेक्चर में जीन सीक्वेंसिंग का जो ओरिजिनल मेथड है वो सारा का सारा आपको अलग से लेक्चर में दूंगा। लेकिन चूंकि आपके चैप्टर नंबर 23 में इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, तो आइए सीखते हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। मैं बता रहा हूं कि इसको बड़े ही कम्प्लेक्स अंदाज से भी सिखाया जा सकता है मॉडर्न बायोलॉजिकल और बायोटेक्नोलॉजिकल अप्रोचेस के मुताबिक, लेकिन आपके सिलेबस में इसका एक इंट्रो है। सो जीन सीक्वेंसिंग में 3 बड़े काम करते हैं। जिस डीएनए का सीक्वेंस मालूम करना है, उस डीएनए के पहले छोटे छोटे टुकड़े बनाएंगे टू जनरेट पीसेस ऑफ डीएनए। आफ्टर जनरेशन ऑफ दीज पीसेस ऑफ डीएनए, व्हाट इज द नेक्स्ट? दैट इज द सेपरेशन ऑफ डीएनए पीसेस ऑन एगारोज जेल। यानी जो डीएनए के पीसेस बनाए हैं उनको एगारोज जेल के ऊपर सेपरेट करना है, अलग अलग करना है, जैसा हम लास्ट टाइम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर डीएनए के फ्रेगमेंट्स को अलग अलग करना सीख चुके हैं। तीसरा इसमें काम होता है रीडिंग ऑफ सीक्वेंस फ्रॉम जेल। यानी 3 बड़े काम करने हैं जीन सीक्वेंसिंग में टू जनरेट पीसेस ऑफ डीएनए। पहला काम है separation of these pieces of DNA on the gel or agarose gel. This is the second method. And reading of sequence from the gel. ये अगर आपके सामने एक जेल है और आप देख रहे हैं कि सारे वो पीसेस जो एडेनिन पे खत्म होते हैं वो यहाँ पे सेपरेट किए गए हैं, जो थाइमीन पे खत्म होते हैं वो यहाँ पे सेपरेट किए गए हैं, जो साइटोसिन पे खत्म होते हैं वो यहाँ पे सेपरेट किए गए हैं, और जो ग्वानोसिन में खत्म होते हैं वो यहाँ पे सेपरेट किए गए हैं। सो अब ये पीसेस कैसे जनरेट करने हैं, क्वेश्चन ये है। यानी इधर हम जो सीक्वेंसिंग के अंदर पहला पॉइंट पढ़ रहे थे, टू जनरेट पीसेस ऑफ डीएनए, ये पीसेस ऑफ डीएनए कैसे जनरेट किए जा सकते हैं, इसके लिए हमारे पास 2 बड़े मेथड्स हैं। एक मेथड को कहते हैं सेंगर्स मेथड। ये वही फ्रेडरिक सेंगर साइंटिस्ट है जिसके बारे में आपने पिछले साल भी पढ़ा था कि उसने प्रोटीन का सीक्वेंस मालूम किया था, और यही वो पर्सन है जिसने जीन सीक्वेंसिंग के अंदर भी बड़ा अहम काम किया है। तो सेंगर मेथड के जरिए पीसेस ऑफ डीएनए जनरेट किए जा सकते हैं, और दूसरा मेथड है मैक्सम गिलबर्ट मेथड। अब ये मैक्सम गिलबर्ट भी एक साइंटिस्ट है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेंगर्स मेथड। सेंगर मेथड में मसला क्या है कि कोई डीएनए जब उसकी रेप्लिकेशन स्टार्ट करवाते हैं, तो आप लोगों ने पढ़ा है कि डीएनए की पेरेंटल स्ट्रैंड 2 अलग अलग स्ट्रैंड में सेपरेट हो जाती हैं। फिर पेरेंटल स्ट्रैंड के ऊपर न्यूक्लियोटाइड्स लगते चले जाते हैं और डीएनए मुकम्मल बन जाता है। अब जिस डीएनए का सीक्वेंस मालूम करना हो, उसको पहले सेपरेट करना है, डीनेचर करना है, सिंगल स्टैंडर्ड बनाना है। अब उसके ऊपर न्यूक्लियोटाइड के सिंथेसिस को कुछ पॉइंट्स पे रोकना है। कोई एडेनिन पे रोकना है, कोई थाइमीन पे रोकना है, कोई साइटोसिन पे रोकना है, कोई ग्वानोसिन पे रोकना है। अब वो रुकने के लिए अगर प्रॉपर न्यूक्लियोटाइड हुआ तो डीएनए पॉलीमरेज ने वो न्यूक्लियोटाइड लगाते चले जाना है। सो सेंगर ने कौन सा मेथड इजाद किया? इसने यूज किया डाई डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स मेथड। फिर से सुने, बहुत लेंथी केमिकल का नाम है। यह है डाई डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड
ट्राइफॉस्फेट्स, यानी उसने न्यूक्लियोसाइड्स प्रोवाइड किए बजाय इसके कि न्यूक्लियोटाइड प्रोवाइड करता। अब क्या होता है, इस मेथड के इस्तेमाल से कोई डीएनए बनते बनते एडेनिन पे रुक जाता है, कोई थाइमिन पे, कोई साइटोसिन पे, कोई गवानोसिन पे। सो पहला मकसद भी ये था कि टू जनरेट द पीसेस ऑफ डीएनए, और वो सारे के सारे पीसेस ऑफ डीएनए जो हैं वो किसी एक ही पॉइंट पे स्टार्ट हो रहे हों, मसलन या एडेनिन से शुरू हो, या थाइमिन से, या साइटोसिन से, या गवानोसिन से। दूसरा मेथड है ये डीएनए के पीसेस बनाने का मैक्सम गिलबर्ट मेथड। इसका कोई ज्यादा पॉपुलर मेथड नहीं है। ही यूज्ड डिफरेंट केमिकल्स इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस डिफरेंट पीसेस ऑफ डीएनए। आजकल ये सारा का सारा मेथड मुकम्मल कंप्यूटराइज्ड है और रोबोट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। वो कंप्यूटराइज्ड डिवाइस जो होते हैं वो सारी इंफॉर्मेशन अपने अंदर स्टोर करता है, और वो जो रोबोट्स होते हैं वही ये मटेरियल को मिक्स करते हैं और उसको जेल के ऊपर लोड करके जेल के ऊपर फ्रैगमेंट्स को सेपरेट करते हैं। मतलब ये है कि डीएनए सीक्वेंस में इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है कि बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर में ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर कर ली जाती है, और स्टोर करने के बाद उसको पढ़ता कौन है, उसको एक लेजर बीम पड़ती है। जैसे ये देखें, ये हमारे पास जेल बनी, जो एडेनिन पे खत्म हुए थे वो यहां पे रन किए, सेपरेट कर लिए, थाइमिन वाले इस जगह पे, साइटोसिन वाले इस जगह पे, और गवानोसिन वाले इस जगह पे। नो हाउ वी कैन रीड द सीक्वेंस ऑफ दीज डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स? श्योरली देयर विल बी यूज ऑफ अ लेजर बीम। वो लेजर इस जेल को नीचे से ऐसे ऊपर करके पढ़ना शुरू करेगी। अब स्टूडेंट्स, ये पढ़ने का बहुत बड़ा एक टेक्नोलॉजिकल मेथड है। मसलन ये देखें, जहां पे मार्कर मेरे सामने आ रही है, आप इसको लेजर कंसीडर करें। सामने सबसे पहले क्या आ रहा है, एडेनिन का सीक्वेंस, उसको हम यहां लिख देंगे। उसके बाद देखें दूसरा सीक्वेंस आ रहा है थाइमिन का सीक्वेंस, ये देखिए हमने थाइमिन लिख दिया। फिर इसी तरह से ये लेजर इस जेल को नीचे से ऊपर रीड करती चली जाएगी, और जितने भी सीक्वेंस या फ्रैगमेंट्स हैं उसको साइड पे हम नोट करते चले जाएंगे। सो जिस डीएनए के टुकड़े को इस जगह पे रन किया गया है, इस एगारोज जेल के ऊपर रन किया गया है। एगारोज जेल मैंने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रोफोरेसिस जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था उसमें एक जेल इस्तेमाल होती है। उस जेल के अंदर जो केमिकल होता है वो होता है एगारोज। एगारोज क्या है, एक केमिकल, और उससे बनाई जाती है जेल, और उस जेल के अंदर ये डीएनए के बैंड्स को सेपरेट किया जाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस की मदद से। जब ये सेपरेट होते हैं तो मैंने आपको बताया कि एक लेजर बीम इसको नीचे से ऊपर तक पढ़ लेती है, रीड आउट करती है, एंड ऑल ऑफ दिस इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इनटू द कंप्यूटर। मसलन इस टुकड़े के अंदर एडेनिन है, थाइमिन है, फिर गवानिन है, फिर थाइमिन है, फिर साइटोसिन, एडेनिन, गवानिन, थाइमिन, साइटोसिन, साइटोसिन, एडेनिन एंड गवानिन। So this is the method in which there is a reading of DNA sequences from the bottom of this gel up to the top. So dear students, इस method को इस्तेमाल करके आज बहुत सारे बायोटेक्नोलॉजिकल इस्तेमालात किए जा रहे हैं। खासतौर पर फोकस ये होता है कि हमने मुख्तलिफ स्पीशीज, मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म का जीनोम सीक्वेंस करना होता है। मसलन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है उसके अंदर पूरे के पूरे इंसान के 46 क्रोमोसोम्स और 46 क्रोमोसोम के ऊपर पाए जाने वाले तमाम तर जीन्स का मैप बनाया गया है और सीक्वेंस मालूम किया गया है। एक फ्रूट फ्लाई जिसको आप जेनेटिक्स के अंदर पढ़ते हो, ड्रासोफिला मेलानोगेस्टर, जिसके अंदर 8 क्रोमोसोम हैं, सो उसका पूरा का पूरा जीनोम सीक्वेंस किया गया है। माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम का सीक्वेंस किया गया है। कई प्लांट्स का जीनोम जो है वो सीक्वेंस किया गया है। एक प्लांट है अरेबिडोप्सिस, उसको पूरा का पूरा सीक्वेंस किया गया है। सो इस सीक्वेंस की इब्तदा असल किस मेथड के अंदर है, जीन सीक्वेंसिंग के अंदर। सो जीन सीक्वेंसिंग जो 1970 में आने वाला एक एडवांसमेंट है इस फील्ड में, बायोटेक्नोलॉजिकल फील्ड में, उसने ये पॉसिबल आज बनाया है कि हमें पता चलता है किस स्पीशी के अंदर कौन सा जेनेटिक डिसऑर्डर कैसे एग्जिस्ट करता है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम पे आते हैं, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम मसलन 11 है, और फिर उसके बाद उसके जीन के ऊपर आते हैं, उसके जीन के मैप के अंदर आते हैं, फिर उस जीन के अंदर सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड के अंदर आते हैं, फिर हमें पता चलता है कि फलां न्यूक्लियोटाइड जो है वो डिसऑर्डर्ड फॉर्म में है। तो ये जीन सीक्वेंसिंग एक बहुत बड़ा बायोटेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है। डियर स्टूडेंट्स,
इसका एक और तरीका भी है, ये जो चारों लेन्स अलग अलग आप देख रहे हैं, आजकल ये किया जाता है कि ये सारे के सारे न्यूक्लियोटाइड, इनको क्या कर दिया जाता है, इनको एक फ्लोरिसेंट कलर लगाया जाता है। मतलब ऐसा कलर जो चमक पैदा करे। मसलन आप देखें ना कि एडेनिन को, मैं एक मिसाल दे रहा हूं, कोई रेड कलर हम दे देते हैं, थाइमीन को कोई येलो कलर दे देते हैं, साइटोसिन को कोई ग्रीन कलर दे देते हैं, गवानोसिन को कोई ब्लैक कलर दे देते हैं। एक मिसाल दे रहा हूं। अब एक ही लेन के अंदर अगर एक डीएनए का इस तरह से टुकड़ा है जिसका हम सीक्वेंस मालूम करना चाहते हैं, तो उसको हम क्या बनाएंगे, सिंगल स्टैंडर्ड। अब सिंगल स्टैंडर्ड बनाकर इसका हम जानने चाहते हैं कि कितने एडेनिन है, कितने थाइमिन है, कितने साइटोसिन, कितने गवानिन है। हम इसके ऊपर डीएनए कंस्ट्रक्शन शुरू कर देंगे। जहां एडेनिन लगेगा वहां रेड कलर आएगा, जहां थाइमिन लगेगा वहां येलो कलर आएगा, एंड सो ऑन। सो एक ही लेन के अंदर, एक ही लाइन के अंदर आजकल ये सीक्वेंस देखा जा सकता है। लेकिन अंडर दी सर्कमस्टांसेस तमाम न्यूक्लियोटाइड को एक फ्लोरिसेंट कलर देना पड़ेगा, और उन कलर की तरतीब को कोई रोबोटिक डिवाइस या कोई लेजर बीम उसको रीड आउट करके उसके इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर में स्टोर कर लेगी। सो ये भी एक मेथड है कि चार लाइंस अलग अलग बनाने के बजाय एक ही लाइन के अंदर ये रिएक्शन रन किया जाए और उस इंफॉर्मेशन को यूं स्टोर किया जाए। सो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको ये एक इंट्रोडक्टरी सा लेक्चर है, आपके इस कोर्स में ये समझ आया होगा। इसको सुने और इसको समझें। मैं इंशाल्लाह जो एडवांस जीन सीक्वेंसिंग है, जो हायर क्लासेस में पढ़ी जाती हैं, अप टू द मास्टर क्लासेस और ग्रेजुएशन क्लासेस, उनको भी मैं एक समराइज फॉर्म के अंदर आपको एक लेक्चर की शक्ल में लोड करूंगा। सो तब तक के लिए डॉक्टर मोहम्मद हनीफ को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।